आज भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बस कुछ घंटों के लिए ही लद्दाख पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और उसके तुरंत बाद लद्दाख से एक बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना लद्दाख के एक इलाके में मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज करने वाली है। जिस लोकेशन पर यह मिसाइल लॉन्च की जाएगी वो जगह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है। कुछ दूरी पर ही चीन के कब्जे वाला इलाका है और यहां पर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख में कुछ बड़ा होने वाला है। LAC के इतने करीब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज रोज रोज नहीं होती। भारतीय सेना करीब 140 घंटे तक भारत चीन सीमा के करीब युद्धाभ्यास करेगी और इस अभ्यास से ठीक पहले सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया। ये दौरा केवल कुछ घंटे का ही था। सूत्रों के मुताबिक जनरल पांडे ने गर्मियों में लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में सेना की तैनाती का निरीक्षण किया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये एक्सरसाइज है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के एक खास इलाके के लिए 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक नो फ्लाई जोन का नोटिस दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना इस दौरान एयर डिफेंस मिसाइल के फायर का अभ्यास करेगी। नोटैम से जाहिर है कि यह मिसाइल बहुत हाई ट्रेजेक्ट्री की है, यानी आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाएगी। जाहिर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतना करीब इस एयर डिफेंस मिसाइल का अभ्यास चीन के किसी हवाई हमले, ड्रोन हमले या मिसाइल हमले से बचने की तैयारी के लिए है। भारतीय और चीनी सेनाएं पिछले 3 साल से एक दूसरे के सामने तैनात हैं। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर चीन अपने सैनिकों की तैनाती को मजबूत कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी गर्मियों के हिसाब से अपनी तैनाती और अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना के मिसाइल की फायरिंग की टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना का यह नो फ्लाई जोन नोटिस 31 जुलाई की रात से लेकर 5 अगस्त की शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। नोटिस में पूर्वी लद्दाख के मंडलथांग फायरिंग रेंज के आसपास के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। यह फायरिंग रेंज गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग के पास है। सूत्रों के मुताबिक सेना किसी एयर डिफेंस मिसाइल की फायरिंग कर सकती है। एयर डिफेंस मिसाइल से मतलब है कि ऐसा हथियार जो जमीन से आसमान में हमला करता है। ऐसी मिसाइलें हवा में मौजूद दुश्मन के किसी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल को टारगेट कर सकती है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसे समझिए। कोई भी हथियार मैदानी इलाके और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में अलग अलग तरीके से काम करता है। सेना अक्सर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात हथियारों की टेस्टिंग करती है। किसी भी हथियार की एक्चुअल रेंज और क्षमता के बारे में आंकड़े लिए जाते हैं ताकि हथियारों के बारे में सटीक जानकारी मौजूद रहे। भारतीय सेना ने इस मिसाइल फायरिंग के लिए नोटिस यानी नोटैम जारी किया है। नोटैम ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए फ्लाइट से जुड़े क्रू को किसी तरह के खतरे का नोटिस भेजा जाता है। एयर डिफेंस मिसाइल की फायरिंग के समय आसमान में उड़ रहे किसी एयरक्राफ्ट को खतरा हो सकता है, इसलिए विमान के पायलटों को नोटैम के जरिए अलर्ट किया जाता है। लद्दाख में भारत चीन के बीच 2020 से तनाव जारी है। इस बीच चीन ने LAC पर सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन ने तिब्बत के अपने सभी एयरबेस जैसे खोतान, गुरगुनसा, काशगर, शिगास्ते के रनवे को बड़ा किया है। नए पक्के शेल्टर बनाए हैं और फ्यूल रखने के भंडारों को बड़ा किया है। साथ ही अंतिम मोर्चे तक को जोड़ने के लिए तेजी से सड़कें, पुल, सुरंगें और हेलीपैड बनाए हैं। सूत्रों का दावा है कि 2020 से अब तक चीन ने तिब्बत में 7 से 8 नए एयरबेस या हेलीपैड बनाए हैं। चीन की ये गतिविधियां करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर जारी है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर एक नया पुल बनाया जा रहा है जिससे चीनी सैनिकों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सके। पेंगोंग झील के फिंगर 8 और उसके आसपास सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के बाराहोती के सामने चीन ने नए गांव बनाए हैं, जहां सैनिकों के साथ साथ चीनी चरवाहे भी रह रहे हैं। चीन की इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना लगातार सतर्क है। भारतीय सेना ने भी गर्मियों में लद्दाख में कई बड़े सैनिक अभ्यास किए हैं। सेना ने यहाँ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सिंधु नदी पार करके दुश्मन के इलाकों में हमला करने का अभ्यास किया है। सेना ने यहाँ T-72 और T-90 टैंकों के अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी K9 वज्र के साथ बड़ा अभ्यास किया है। 2020 के बाद भारतीय सेना ने यहाँ 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। वज्र के अलावा स्वदेशी 155 मिलीमीटर तोप धनुष को भी लद्दाख में तैनात किया गया है। कम से कम समय में मोर्चे तक पहुंचने के लिए सड़कों, पुलों और सुरंगों को बनाने के काम में तेजी लाई गई है। मनाली के रास्ते लद्दाख तक पहुंचने के लिए रोहतांग के नीचे अटल टनल बनाने के बाद अब निम्मू पदम दारचा मार्ग पर नई टनल शिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है। श्रीनगर करगिल होते हुए लेह पहुंचने वाले रास्ते पर जोजिला दर्रे पर टनल बनाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस टनल के बनने से ही पूरे साल ये रास्ता भी खुला रहेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के सामने तैनात भारतीय सैनिकों की चौथी गर्मियां शुरू हो रही हैं। भारत और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच 18 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक चीन की मंशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव घटाने की नहीं दिख रही है। जाहिर है, ऐसे में भारतीय सेना के पास लड़ाई की तैयारी करने और LAC पर खुद को मजबूत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और भारतीय सेना ऐसा ही कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इंडियन आर्मी ने अब बिना गोली बंदूक का इस्तेमाल किए दुश्मन पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला बनाया है। अब भारतीय सेना पहले के मुकाबले 4 गुना अधिक सैनिकों को चाइनीज भाषा यानी मैंडरिन सिखा रही है। LAC पर पेट्रोलिंग करते समय भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होता है। अब भारतीय सैनिक चीन की सेना को उसी की भाषा में करारा जवाब देंगे। LAC पर चीन की मुश्किल 4 गुना बढ़ेगी। गलवान झड़प के बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को चीनी भाषा सिखाने वाले कोर्स की तादाद 4 गुना बढ़ा दी है। मई 2020 के बाद लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के बाद ऐसे कदमों का फायदा मिलेगा। भारतीय सेना अपने सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ आमना सामना होने की स्थिति में बेहतर चर्चा करने में सक्षम बनाना चाहती है। यानी LAC पर किसी तरह के तनाव के हालात में कोई कंफ्यूजन न रहे, ये पक्का किया जाएगा। LAC पर भारत और चीनी सेना के पेट्रोलिंग दस्ते अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो तयशुदा ड्रिल के मुताबिक बैनर दिखाते हैं या काम चलाऊ अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे में असमंजस या गलतफहमी की गुंजाइश रहती है। भारतीय सेना अब इस तैयारी में है कि चीनी भाषा में विशेषज्ञ उसके सैनिक ऐसी परिस्थिति का हल तुरंत और कारगर तरीके से ढूंढें, यानी चीनी सैनिकों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर सकें। दुश्मन की भाषा सीखकर अब भारतीय सैनिक चीन को उसी की जबान में दो टूक जवाब दे पाएंगे। भारतीय सेना की शिक्षा कोर के मुख्यालय पचमढ़ी में चीनी यानी मैंडरिन भाषा की ट्रेनिंग के कोर्स चलाए जाते हैं। पहले हर साल एक कोर्स चलाया जाता था, जिसकी अवधि 2 साल की होती है। हर कोर्स में 10 अफसर और 30 सैनिक होते हैं, लेकिन अब इस तरह के 4 कोर्स चलाए जा रहे हैं। 2 साल बाद इनमें से चुने हुए सैनिकों को चीनी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भेजा जाता है। इसके लिए भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और असम के तेजपुर विश्वविद्यालय से समझौता किया है। तेजपुर विश्वविद्यालय में सेना की 4थी कोर के अफसर और सैनिक 16 हफ्तों के कोर्स में चीनी भाषा सीखेंगे। 4थी कोर यानी 4 कोर का मुख्यालय तेजपुर में ही है और इस कोर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश की चीनी सीमा है। ये कोर तवांग, बुमला, फिस्टेल जैसे उन इलाकों में तैनात है जहां अक्सर चीनी घुसपैठ होती रहती है। यहीं पर पिछले साल नवंबर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा है, जिस पर कई जगहों पर मतभेद है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। कई बार ये परिस्थिति मारपीट तक पहुंच जाती है।
दोनों देशों के बीच हुए अलग अलग समझौतों के कारण यहाँ हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होता, पर बहस और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। चीनी सेना अपने सैनिकों को हिंदी सहित 3 विदेशी भाषाएं बोलने और समझने की ट्रेनिंग देती है, पर अभी तक भारतीय सेना में चीनी भाषा जानने वाले सैनिकों की तादाद ज्यादा नहीं है। भारतीय सेना का मानना है कि चीनी भाषा के जानने वाले सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से किसी टकराव की स्थिति को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। चीन ने मई 2020 में लद्दाख के कई इलाकों में अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया था, जिससे टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद 15 और 16 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों की भी जान चली गई। अभी भी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक लद्दाख की सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी गलतफहमी किसी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। भारत हमेशा से ये मानता है कि हर विवाद का हल बातचीत के जरिए किया जा सकता है। एलएसी पर चीनी पेट्रोलिंग दस्तों के आमने सामने आने पर भारतीय सैनिक भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कई बार बातचीत न समझ पाने के कारण उलझन होती है और झड़प की संभावना बढ़ जाती है। चीनी भाषा सीखने के बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के दिल, दिमाग और मन को अच्छी तरह समझ सकेंगे और उनको उसी भाषा में जवाब दे सकेंगे जो उनकी समझ में आए। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए चीन के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की, जो आजकल काफी खौफ में है, जिसकी वजह है भारत का रॉकेट सिस्टम पिनाका, जिसकी डिलीवरी उसके दुश्मन देश आर्मीनिया को मिलनी शुरू हो गई है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध दुनिया ने देखा था। इस युद्ध में पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा था, जिसके बाद आर्मीनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ का हथियार सौदा किया है। इसी के तहत अब भारत का पिनाका आर्मेनिया में पहुंच गया है, जिसके बाद अजरबैजान भारत से आर्मेनिया को हथियार देने का विरोध जाहिर कर रहा है। भारत का प्रलयंकारी अस्त्र स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका, जिसकी तुलना अमेरिकी हिमर्स से की जाती है, उसकी डिलीवरी आर्मेनिया को हो चुकी है। और इस खबर से पाकिस्तान के टॉप 5 दोस्तों में शामिल अजरबैजान को सबसे बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि अब आर्मेनिया पर किसी भी हमले का जवाब भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका देगा। जिसका मतलब आर्मेनिया के दुश्मनों की तबाही होगी। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले दुनिया ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे भीषण युद्ध को देखा था। आर्मेनिया लगातार अजरबैजान को दुनिया भर के देशों से मिल रहे हथियारों की मदद से परेशान था, जिसके बाद उसने भारत के साथ 2000 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा किया था। इसी सौदे में शामिल पिनाका की पहली खेप आर्मेनिया पहुंच चुकी है और इस खबर ने अजरबैजान के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले आप समझिए भारतीय पिनाका की नागोर्नो कराबाख के वॉर जोन में एंट्री से क्यों टेंशन में आ गया है अजरबैजान। पिनाका में 44 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। पिनाका 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक सटीक मार करता है। पिनाका रॉकेट 5757 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखते हैं। ये किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है और 214 कैलिबर के लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। फिलहाल भारत ने आर्मेनिया को 40 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का गेम चेंजर हथियार बता रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत कारीगर हथियार है। लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक अपने आप में एक ऐसी काबिलियत है जो जिस सेना के पास है, उस सेना का इससे हौसला बढ़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं पिनाका के आर्मेनिया में पहुंचने की खबर के बाद अजरबैजान कितना बेचैन है और पाकिस्तान का यह पक्का दोस्त किस तरह अब भारत के सामने गुहार लगा रहा है। अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया भेजी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया है और आर्मेनिया को पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सप्लाई पर आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया है। अजरबैजान ने इसे
भारत की विदेश नीति से उलट फैसला बताया है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं इससे भारत की नीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आर्मेनिया ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, भारत से मदद मांगी है और भारत ने जो हथियार दिए हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए अब आपको बताते हैं इससे पहले किस तरह अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ दोस्ती निभाई और अभी भी दोनों देश दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। ये अजरबैजान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया मुलाकात की तस्वीरें हैं, जिसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ उनकी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति हंस रहे हैं। ये पाकिस्तान की आदत है, उसे जिससे खैरात या मदद चाहिए होती है वो उसे भाई बना लेता है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान को भी भाई बता रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए वो अपना एनर्जी संकट दूर करना चाहते हैं। और इसी दोस्ती की वजह से अजरबैजान भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता रहा है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो आर्मेनिया ने भारत का साथ दिया, जबकि अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में उतरा। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भारत तटस्थ था, जबकि युद्ध में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया। आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अजरबैजान के पक्ष में लड़ने के लिए अपने आतंकी भेजे थे। आर्मेनिया ने भारत को अपना पिनाका रॉकेट दिया है, जबकि पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ एनर्जी डील की है। पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान को अब भारत और आर्मेनिया के रणनीतिक संबंधों से मिर्ची लग रही है, जबकि आर्मेनिया दुनिया के दूसरे हथियार बेचने वाले देशों को छोड़कर भारत पर पूरा भरोसा जाहिर कर रहा है। और इस भरोसे को निभाते हुए भारत भी टेंशन वाले दौर में आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले भारत ने साल 2020 में कई देशों को मात देते हुए आर्मेनिया को 4 स्वाति रडार की आपूर्ति भी की थी, जो वॉर जोन में आर्मेनिया के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। और अब आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम भी मिल चुका है, जिसकी ताकत अजरबैजान को काफी महंगी पड़ सकती है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पहली बार कैमरे पर बड़ी साजिश को कबूल किया है। शहबाज शरीफ के करीबी एडवाइजर ने कहा कि पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स डिलीवर किया जाता है। इस एडवाइजर ने यह भी बताया कि ड्रोन से एक बार में 10-10 किलोग्राम हेरोइन भेजी जाती है। नार्को टेररिज्म पर यह बड़ा खुलासा करके पाकिस्तान सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तानी सरकार ने पहली बार ड्रोन से ड्रग भेजने की बात कैमरे पर कबूल की है। और इसमें ये बयान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सलाहकार मलिक मोहम्मद खान ने दिया है। मलिक मोहम्मद खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्पेशल डिफेंस एडवाइजर हैं। ड्रोन से ड्रग भेजने के बाद उन्होंने भारतीय पंजाब की सीमा के करीब कसूर नाम के पाकिस्तानी शहर में कबूली है। मलिक मोहम्मद ने माना कि पाकिस्तान के ड्रग स्मगलर सीमा पार करके भारत में ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने सवाल पूछा और उसके जवाब में शहबाज शरीफ के करीबी ने सारा भेद खोल दिया। मलिक मोहम्मद खान को पाकिस्तान की राजनीति और सेना में बड़े बड़े लोगों का करीबी माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि वो पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और अभी आर्मी के कई जनरलों के खासम खास हैं। पाकिस्तानी ड्रग्स स्मगलर सालों से पंजाब में ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन वाला रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन हाईटेक चाइनीज ड्रोन्स की मदद से ड्रग्स की सप्लाई होती है वो घंटों तक आसमान में उड़ सकते हैं। कई ऐसे हैं जिनमें मॉडर्न तकनीक होती है ताकि बॉर्डर क्रॉस करते समय पकड़े ना जाएं। पाकिस्तान में लाहौर, कसूर और शेखपुरा के करीब के इलाकों से ये ड्रोन्स उड़ान भरते हैं और फिर पंजाब में अमृतसर के आसपास के इलाकों में ड्रग और हथियारों की खेप उतार देते हैं। बीएसएफ ने ऐसे 200 पॉइंट्स को मार्क किया है जिन लोकेशन पर ड्रोन से ड्रग्स गिराई जाती है। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 26 ड्रोन्स को मार गिराया है। 2023 के पहले 6 महीनों में ही 165 बार ड्रोन दिखे हैं। पाकिस्तान और भारतीय पंजाब के बीच इंटरनेशनल सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ तैनात होती है। इनसे बचने के लिए पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर देर रात को ड्रोन्स भेजते हैं ताकि पकड़े जाने का खतरा कम से कम हो। अक्सर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसे ड्रोन्स को सुरक्षा बल मार गिराते हैं। पहले पाकिस्तान की सरकार हमेशा ऐसी खबरों को खारिज कर देती थी, लेकिन पहली बार शहबाज शरीफ के एडवाइजर ने ड्रोन से ड्रग सप्लाई की बात कबूल करके पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
70 साल पहले साउथ कोरिया को युद्ध में हराने वाला नॉर्थ कोरिया और उसका तानाशाह शासक किम जोंग उन दुनिया की शांति को एक बार फिर खतरे में डालते दिख रहे हैं। 1953 में हुई जंग में 30 लाख लोग मारे गए थे। इस विनाश के बाद भी तानाशाह किम जोंग चीन और रूस को अपने घर बुलाकर विक्ट्री परेड दिखा रहा है, साथ ही परमाणु हथियारों की नुमाइश भी कर रहा है। जाहिर है तानाशाह के इरादे सही नहीं लगते हैं। यहाँ विनाशकारी हथियारों के साथ विजय परेड निकाली जा रही है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बेहद खुश नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश, डरा देने वाले ड्रोन हथियारों की ड्रिल, यही नहीं परमाणु हथियारों की परेड। तानाशाह किम जोंग उन अपने मेहमानों को ये परेड दिखाकर फूला नहीं समा रहा। तानाशाह के सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियां भी इस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा हैं, जो रूस और चीन से आए प्रतिनिधियों को बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया उनके साथ है। तानाशाह के सामने कदम ताल करते उसके सैनिक दुनिया को बता रहे हैं कि वो अपने सन की तानाशाह की एक आवाज पर कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते। ऐसा लग रहा है कि तानाशाह किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये बता रहा हो कि इनमें से जो हथियार पसंद हो वो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस मौके पर चीन के प्रतिनिधि और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी मौजूद हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया के किम सेकंड संग स्क्वायर पर इस सारी नुमाइश को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेटो देशों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। इस दौरान तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया के लाखों लोगों को भी राजधानी पैंगयोंग में बुलाया है। ये लोग साउथ कोरिया पर 70 साल पहले हुई जीत के समारोह का हिस्सा बने हैं। परेड की शुरुआत से पहले तानाशाह भी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंचा। इस दौरान इन लोगों ने तानाशाह की शान में अपनी भाषा में जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद परेड की शुरुआत ड्रोन के काफिले के साथ हुई। आपको बता दें कि हाल ही में किम जोंग उन ने दुनिया के सामने दावा किया कि उसने विनाशकारी ड्रोन भी तैयार किए हैं। तानाशाह ने रूस और चीन के प्रतिनिधियों को बुलाकर सबसे ज्यादा अमेरिका को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपना एक वॉरशिप भेजा, जिसके बाद से जिनपिंग और तानाशाह किम जोंग उन बेहद गुस्से में हैं। और विक्ट्री डे वही मौका है जब अमेरिका को तानाशाह किम जोंग उन ने चुनौती देने की कोशिश की। ये जो एक अभी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने चीन और अपना रशिया के जिनपिंग और पुतिन को बुलाया है, वो सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए अमेरिका को कि भाई आप देखिए, आप जो मर्जी कर ले, हम जो है इकट्ठे हैं। चीन और रशिया का जो इकट्ठा जो एक गठन बन गया है, उससे ये जो है कार्रवाई जो है और चलती रहेगी और उसके अंदर नॉर्थ कोरिया की भूमिका बहुत अहम होगी। आपको ये बता दें कि प्योंगयांग में हुई विक्ट्री डे परेड में उन विनाशक मिसाइलों की भी नुमाइश की गई जो सीधे अमेरिका तक जा सकते हैं। इनमें ह्वासोंग 17 और 18 मिसाइल को भी शामिल किया गया। सोवियत संघ टूटने के बाद से रूस का कोई भी प्रतिनिधि पहली बार नॉर्थ कोरिया पहुंचा था। प्योंगयांग पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने परेड में एक स्पीच पे साफ तौर पर अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, रूस के रक्षा मंत्री ने तानाशाह की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी भी बताया। किम ने शोइगु के सम्मान में लंच का आयोजन किया और इस दौरान रूस और चीन के प्रतिनिधियों को हथियारों की प्रदर्शनी भी दिखाई। आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स एपीसी जिसको कहते हैं या और कुछ जो चीज़ें हैं वो भी लेने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए इनका जो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जिस हिसाब से चीन उसको इशारा करेगा उसी हिसाब से चलेगा और उसके अंदर चीन और रशिया की जो अपनी यारी है, जो दोस्ती है, वो बहुत पक्की है। अमेरिका जो मर्जी कर ले और ये दोनों जो हैं एक तरफ होने के कारण नॉर्थ कोरिया भी उनके साथ ही रहेगा। अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अब नॉर्थ कोरिया से हथियार ले रहा है। एक बयान में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पुतिन दूसरे देशों से जंग में मदद मांग रहे हैं और इसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है।
तानाशाह ने हमेशा से जंग में रूस का पक्ष लिया है और अब वो हथियार और मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया दोनों ने ही इन दावों को खारिज कर दिया है। जाहिर है विक्ट्री डे परेड की तस्वीरों के बाद से एक बार फिर दो हिस्सों में दुनिया बटी दिख रही है। यानी तानाशाह ने जो विनाशकारी हथियारों की परेड कराई, उससे अब आने वाले दिनों में दुनिया में टकराव का माहौल पैदा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, लेकिन विनाशकारी हैं। दूसरी ओर यूएन भी नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध तो लगा चुका है, लेकिन तानाशाह अपनी ही मस्ती में दुनिया को संकट में लगातार डालता जा रहा है। देखिए, किम जोंग कोई नया युद्ध का खतरा नहीं पैदा कर रहा है, वो सिर्फ अगेन एक चीज़ दिखा रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर भी बड़े सैंक्शन लगाए हैं और उसको बहुत मुश्किल पड़ रही है अपने जो लोगों को खाना वगैरह जो है, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर उसको किया हुआ है, एक सैंक्शन लगाई हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वो सिर्फ बार बार ये जो मिसाइल छोड़ता है या और दूसरी चीज़ें छोड़ता है, वो इसीलिए छोड़ता है उनको दिखाने के लिए कि देखिए मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मेरे पास भी कुछ स्ट्रेंथ है। रूस यूक्रेन युद्ध को जहां दुनिया की कुछ शक्तियां विराम लगाने में दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं रात के अंधेरे में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन चीन और रूस के प्रतिनिधियों के सामने विनाशकारी हथियारों की दौड़ लगवा रहा है। परेड में परमाणु हथियार समेत एक से एक खतरनाक हथियार शामिल किए गए। हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री का आरोप है कि अमेरिका उन्हें भड़काने का काम कर रहा है। इस बीच अफ्रीकी देशों के साथ हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक में अफ्रीका ने पुतिन से शांति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन में इस प्रस्ताव का सम्मान करते हुए पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया है और इस प्रस्ताव पर विचार करने का मन बनाया है। Любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет. А теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. आपको याद दिला दें कि यूक्रेन और रूस के बीच करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं। पीएम मोदी भी लगातार पुतिन को युद्ध के विनाशकारी परिणामों को लेकर आगाह कर चुके हैं। जाहिर है जो बात प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति को कई बार समझाते आए हैं, उससे प्रेरित होकर दुनिया के दूसरे देश भी पीएम मोदी के शांति के संदेश को गंभीरता से लेते हैं और पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में 24 घंटों के भीतर 2 महिलाओं को अलग अलग वारदात में मौत के घाट उतार दिया गया। पहली घटना में महिला को उसके घर के बाहर ही गोली मार दी गई, तो आज दूसरी घटना में शादी से इनकार करने के बाद सरफिरे ने लड़की को पार्क में रॉड से मारकर उसकी जान ले ली। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली की पब्लिक किसके भरोसे है। दो महिलाएं, 2 मर्डर। पार्क में रॉड से वार। घर के बाहर गोली मारी। दिल्ली में डर लगता है। ये सवाल करना सही होगा कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? पिछले 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक 2 अलग अलग वारदातों में महिलाओं को निशाना बनाया गया। दोनों ही महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। ताजा वारदात में दिल्ली के मालवीय नगर में नरगिस नाम की कॉलेज स्टूडेंट पर पार्क में रॉड से इस तरह से वार किया गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इरफान नाम का आरोपी लड़की को जानता था और शादी का दबाव बना रहा था। ये पार्क है और इस पार्क में ये बेंच देख रहे हैं, इसी बेंच पर दोनों लड़का लड़की आते हैं, उनमें बातचीत होती है और बातचीत के बाद लड़का ने लड़की के ऊपर रॉड से वार करता है और एक नहीं 2 बार नहीं लगभग 4 बार रॉड से वार करता है। लड़की यहीं पे गिर जाती है और लड़का यहां से फरार हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस कुछ ही घंटे के अंदर लड़के को गिरफ्तार करती है। लड़के का नाम इरफान है, वो संगम विहार इलाके का रहने वाला है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का लड़की के ऊपर शादी का दबाव डाल रहा था, हालांकि परिवार वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था और इस बात की नाराजगी थी और इसी नाराजगी के चलते आरोपी लड़के इरफान ने लड़की की यहां से रॉड मारकर हत्या कर दी।
यह वारदात अरविंदो कॉलेज के बाहर की है। इरफान नाम के लड़के ने बिना कानून व्यवस्था के खौफ के इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना के कुछ देर बाद ही यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यंग लड़के लड़कियां यहाँ घूमते हैं, बगल में अरविंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। दूसरी वारदात पश्चिमी दिल्ली के डाबरी इलाके में हुई। गुरुवार को 42 साल की रेनू गोयल नाम की महिला को गोली उसी के घर के बाहर मार दी गई। हत्यारे ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से महिला के कनपट्टी पर गोली मारी और मौके से फरार हो गया। घर के नीचे आकर 3rd फ्लोर पर जो है गोयल फैमिली रहती है, डीपी धर्मपाल नाम है उनका और उनकी मिसेज का नाम रेनू है, उम्र की 42 के आसपास है। यहाँ जैसे ही गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी, मौके पर महिला नीचे गिर गई और तुरंत जो है उसको उठाकर दीनदयाल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। रेनू को मौत के घाट उतारने के बाद खुद आरोपी आशीष ने घर जाकर खुद को गोली मार ली। जब कोई पटाखे जैसी आवाज आई तो हमने बाहर आके देखा एक शख्स इधर को निकलता हुआ जा रहा था, राइट हैंड को गली में मार्केट की तरफ चले गया। जब हमने वापसी मुड़ के देखा तो वहाँ एक लेडीज गिरी पड़ी। तो कुछ समझ में जब पास आए तब पता लगा कि वो ब्लड निकलना शुरू हो गया। रेनू गोयल के पति बिल्डर हैं। जांच से ये बात भी सामने आई है कि महिला और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और एक ही जिम में जाया करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की। दोनों ही घटनाओं के बाद से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने जहां दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं स्थानीय विधायक इसके लिए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। जो संविधान ने आपको सौंपा है कि हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत सलामत रहे, माँ बहन बेटी का जान सलामत रहे, आज वो आपसे संभल नहीं रहा। आपको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली में असुरक्षा की, हिंसा की ऐसी वारदातें हो रही हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। एक बार फिर 2 वारदातों के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में अब हम देश के उन राज्यों और शहरों की बात करेंगे जहां इस वक्त भी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड मिलकर करोड़ों लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। इस बार आपने भी देखा होगा कि कई शहर कुछ घंटों की बारिश में ही झील में तब्दील हो गए। आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें तबाही की बौछार दिख रही है। एक, 2, 3 ऐसे न जाने कितने लैंडस्लाइड देश में रोज हो रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, तो कई ऐसे राज्य भी हैं जहां बारिश रोज कहर बनकर बरस रही है। अभी भी देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी यहाँ बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है। जबकि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहाँ तेज बारिश होने वाली है। इसके साथ गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सबसे भयानक तस्वीरें महाराष्ट्र से आई। मुंबई में बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं आज सुबह हुई बारिश के बाद ठाणे की सड़कें लबालब हो गईं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में भी हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से धामनी बांध के गेट खोले गए और 97,000 क्यूसेक पानी सूर्या नदी में छोड़ा गया, जिसके बाद कई इलाके पानी में डूब गए। पानी के कहर से जूझ रहे एक गांव का वीडियो भी आया, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते दिखे। इसी तरह कोल्हापुर में एक रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। यहां वरना नदी में आई बाढ़ में एक व्यक्ति फंस गया था, जिसे बचाने के लिए डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम बाढ़ के पानी में उतरी और एक सफल ऑपरेशन में उसका रेस्क्यू किया गया।
नांदेड़ में भी बाढ़ से नदी किनारे की सैकड़ों हेक्टेयर खेती बह गई। आसपास के लोग अब प्रशासन से तत्काल मदद की मांग कर रहे हैं। बीते 2 महीनों के अंदर महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया इस वक्त भारत के चंद्रयान पर नजर गड़ाए हुए है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भारत का चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा। लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रयान का पहला वीडियो सामने आया है। पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स ने भारत के चंद्रयान का सबसे लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। 14 जुलाई के बाद पहली बार अंतरिक्ष से चंद्रयान 3 का वीडियो सामने आया है। चंद्रयान 3 की ये पहली झलक यूरोपीय देश पोलैंड से देखी गई है। पोलैंड के प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ने अपने खास टेलीस्कोप की मदद से चंद्रयान 3 को देखने का दावा किया है। हजारों किलोमीटर दूर धरती का चक्कर लगा रहा चंद्रयान इस वीडियो में एक छोटे से डॉट की तरह दिख रहा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब धरती और चंद्रयान के बीच कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी। स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी सीबेला टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान का ये वीडियो जारी किया है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का चंद्रयान अब पृथ्वी की 5वीं कक्षा में है। पोलैंड से आए वीडियो में चंद्रयान की रफ्तार भी देखते ही बन रही है। अगर इसी तरह चंद्रयान अपने सारे टास्क पूरे करता रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर ही हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे। एक अगस्त को चंद्रयान सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। चंद्रयान इस स्टेज के बाद चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ेगा। फिर कुछ दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो धरती से चंद्रयान की पहली झलक आ चुकी है। पर चांद पर पहुंचने के बाद हमारे चंद्रयान को धरती कैसी दिखेगी, इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन तस्वीरों को बनाया गया है। इस वक्त भारत के मून मिशन की पूरी दुनिया में चर्चा है। पोलैंड में चंद्रयान की तस्वीरें रिकॉर्ड होने की वजह भी यही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर देश का उत्साह दोगुना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।